गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। फ्रेंड्स, जो हम टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं PYQ यूपीएससी को लेकर के, देखो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है और पर्पस यहाँ क्या है। पर्पस यहाँ यह नहीं है कि आप जो पढ़ेंगे, जो पेपर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट होगा। एक एक्सेप्शन है, 2014 में एक बुद्धा पे को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था और रिपीट हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में फेरबदल किया था। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको मिलेगा भी, लेकिन इधर का जो 2010 के बाद का जो पेपर देखोगे, खास करके 2019, 2018, 2017, इन क्वेश्चन में रिपीटेशन कम है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको आगे देखने के लिए मिल जाता है। तो सवाल यह है कि हम ये वीडियोस क्यों लेकर के आपके लिए सेशन में, देखो हमारा कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य हमारा पहला यह है कि जब आप यूपीएससी के पेपर सॉल्व करते हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये सीखना है, इसकी जो भाषा है ना, इसकी जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को क्रैक करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, लैंग्वेज क्लिष्ट होगा, हिंदी ट्रांसलेशन टफ हो सकता है। तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो कि इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि पेपर वाइज होगा, फर्स्ट पेपर एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, एक साइड आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। तो जो शब्द आपको न समझ में आए ना, उसका इंग्लिश कीवर्ड देख लेना, और जो इंग्लिश मीडियम में सोल्व कर रहे हैं उनको यदि कुछ समझ में ना आए तो हिंदी का सबको प्रेफर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इंग्लिश वाले को प्रेफर है, यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है उसका ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश को मान्यता देंगे। तो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस यूपीएससी के जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है उसको कैसे डिकोड करें। दूसरा उद्देश्य ये होगा कि क्या इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्या हम गेस वर्क कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में हम गेस वर्क करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन करेंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक को भी मैं आपके साथ इन्हीं क्वेश्चंस पे बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना कि इन क्वेश्चन से हम रिवीजन कैसे करें। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम जितना क्वेश्चन कम से कम करें, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उसका कॉस्ट बेनिफिट निकले। और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस नए नए हर साल जो बाउंसर उनका देने का आदत है, उसको कैसे टेकल किया जाए। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या करना, अब यहाँ स्टेटमेंट मत पढ़ना, यहाँ चले जाना, सिंपल देखना कि क्या पूछ रहा है, क्या सही है या सही नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक शब्द होता है सही है और सही नहीं है। होता क्या है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा और 10 ऑप्शंस लगा के निकल गए, और जब बाद में आपने रिव्यू किया तो पता चला अरे वहाँ तो सही नहीं है पूछा जा रहा, हमने क्या कर दिया, सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला पॉइंट तो MCQ सोल्व करने में ये बात को ध्यान में रखना है। अब देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि बादामी की गुफाएं भारत में प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कहता है कि बराबर की जो शैलकृत गुफाएं हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 कहता है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अब सपोज करो, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, या हो सकता है इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने न पढ़ा हो, क्योंकि स्टेटमेंट तो 3 है। ध्यान में यह होगा कि जो बराबर की जो शैलकृत गुफाएं हैं उसमें कह रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई है। मान लो मुझे ये स्टेटमेंट पता नहीं है, ठीक, हमें ये भी स्टेटमेंट डाउट है, नहीं पता, लेकिन एक बात बताना, जो बादामी की जो गुफाएं हैं भारत की प्राचीनतम, ध्यान रखना, प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं, आपको पता है बाघ की बात होती है, बाघ केव की बात होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया तो बताओ, ए तो गलत हो गया और एक डी भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 1 इसमें भी शामिल है और 1 इसमें भी शामिल है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी और सी। दोनों में कॉमन क्या है, 3। इसका मतलब है कि 3 स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है, मुझे पता था या नहीं पता था, 3 तो हमारा सही हो गया। अब सवाल उठता है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था या नहीं बनवाया गया था, ये बात है। अब बताओ, जब तुमने 50-50 पे यहाँ पे आ गए, 2 क्वेश्चन तो तुमने, 2 ऑप्शन तो तुमने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन बच रहा है। अब थोड़ा सा यदि हिंट लगाओगे, यदि तुम्हें पता है तब तो तुम आंसर करेक्ट मारोगे, नहीं पता है तो तुम यहाँ पे 50-50 का चांस ले सकते हो। अब मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बराबर की जो शैलकृत गुफा है चंद्रगुप्त के मौर्य के नहीं, अशोका के का है, ठीक है, अशोका कालीन का है, तो ध्यान में रखना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज राइट। जब 2 राइट हो गया तो आंसर इज बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि कैसे इसको आप टेकल करो। देखो इतना सोचना होता क्या ना, इंट्यूशन आपका अंदर से आ रहा है, या आपको नहीं पता, आप टिक मारना, इतना दोगे ना समय, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा थोड़ा सा दिमाग लगाने में, और ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट नहीं करना है। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं लग रहा है
तो यदि आपको लगता है कि हाँ मैं 50-50 का रिस्क ले सकता हूँ तो आप यहाँ से बी या सी में से किसी एक को लोगे। तो जब दो ऑप्शन तुमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया तो दो ऑप्शन में तो 50% चांस है कि आपके आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरीका ये हो गया कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहीं पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन के थ्रू तुम कैसे रिवीजन करोगे। मान लो तुम रिवीजन कर रहे होगे, होता है हम बुक्स लेते हैं या हमारे पास जो नोट्स होता है हमने उठाया उसको पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। उसके लिए क्या करना कि मान लो तुमने भी पढ़ा शिलावस्तु के बारे में, बादामी गुफाएं, बराबर की सेल की, इसको थोड़ा सा गूगल कर लेना। गूगल कर लोगे ना तो वो क्वेश्चंस तो तुम्हें समझ में आएगा ही, साथ में इसके कुछ और भी फैक्ट्स तुम्हें दिखेंगे। जैसे बराबर हिल्स केव जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है इंडिया का। खास मौर्यन एम्पायर सही है, लेकिन अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोकन के काल का है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बिहार में। यहाँ पे दो तरह का है, दो है, एक है बराबर और दूसरा है नागार्जुनी। ध्यान रखना बराबर में 4 केव्स हैं, नागार्जुनी में 3 केव्स हैं। लेकिन ध्यान में रखना हो सकता है अगर बराबर ना पूछ करके नागार्जुनी पूछ दे। ठीक है, इस तो ध्यान रखिएगा पॉइंट को। अशोका के रीजन में तो बना था, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो नागार्जुनी ग्रुप जो है वो दशरथा मौर्यन है, उसका ग्रैंडसन था, उसका पोता था। तो ध्यान रखना लोम ऋषि के भी इसी से संबंधित है। चैत्र नहीं है, चैत्रा आगे क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करना, गूगल कर लेना, या आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं मटेरियल हैं वहाँ पे आप इसको एक बार जस्ट क्वेश्चन से जंप कर जाइएगा उस टॉपिक पे। जैसे है ना आजीवक सेक्टर, तो आजीवक सेक्टर याद रखना, उसका फाउंडेड क्या किसने कहा था? महाकाली घोषाल ने। ठीक है, महाकाली घोषाल ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक बात और याद रखना यहाँ पे पॉइंट कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाएगा कि जो लोमहर्ष ऋषि का जो केव है, ठीक है, मौर्यन पीरियड में तो है ही, लेकिन जब मैंने बोला था ना कि बाघ केव, तो यदि गूगल कर सकते हो तो थोड़ा सा बाघ केव को गूगल कर लो, या केव इन इंडिया करके गूगल कर सकते हो, क्योंकि बुक्स में हो सकता है कि आपके पास एक जगह कलेक्शन ना हो, तो आप इसको में गूगल का मदद ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, हेन स्वांग जिसको बोलते हैं, उसने भारत की तत्कालीन जो सम्मान, जो दशाएं थी, जो संस्कृति थी, कल्चर था, उसका वर्णन किया है और पूछ रहा है कि उसके कौन से कथन इसमें से सही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ध्यान रखना कि अब यूपीएससी की खासियत देखोगे कि इधर मैंने देखा है ये 6-7 सालों में जो ट्रेवलर्स हैं, खास करके जो इंडिया आए थे मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, और उसके बाद मेडाइवल पीरियड में भी देखोगे, इन लोगों के कार्य में देखोगे कि बहुत सारे ट्रेवलर्स आते हैं। उसमें कुछ कैटेगरी है, जैसे चीन से आने वाले, अरब कंट्रीज से आने वाले, मुस्लिम ट्रेवलर्स हो गए। ठीक है, तो उन लोगों में से कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। जैसे इसने कहा स्टेटमेंट 1 में कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहता है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय का साधन थे। जिस समय युआन चुआंग आया था भारत, उस समय की तत्कालीन संस्कृति के बारे में वो बताता है। तीसरा स्टेटमेंट वो बताता है कि व्यापारियों को नौका घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। अब ध्यान रखना एक पॉइंट, ये जो स्टेटमेंट 3 है ना और स्टेटमेंट 2, ये ना एक तरह से तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब पता नहीं व्यापारी को नौका पे शुल्क देना पड़ता था या नहीं देना पड़ता था, कहीं बुक में लिखा था कि नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये ध्यान में रखना है, ये कह रहा है कि जो सड़क मार्ग था और जो नदी का मार्ग था उसमें लूट मारना पूरी तरह, देखो एक्सट्रीम कीवर्ड है, दिस इज द एक्सट्रीम कीवर्ड। ये क्या था? पूरी की तरह पूरी है। एक बात बताओ, चाहे वो कोई भी राजा हो, चाहे वो कोई भी सल्तनत हो, पूरी तरह से लूट मार से सुरक्षित होना एक डाउटेबल होता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है, और मैं ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को यदि मैं डिस्कार्ड करूँ तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो हमारे पास बचा कितना? 2 और 3। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। यहाँ पे गेस भी हम कर रहे हैं और एलिमिनेट भी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आंसर इज बी। तो छठे नंबर का आंसर क्या हो गया? बी। तो इस तरह से तुम क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे, मेरा पर्पस यहाँ पे यही था कि मैं जो क्वेश्चंस दे रहा आपके पास भी होगा, नो डाउट। यूपीएससी के साइट पे आप जाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डाउनलोड करोगे, पेपर को डाउनलोड करोगे, आप सोल्व करोगे, लेकिन इस तरह से अकेले बैठ के करना बहुत ही मुश्किल है और करना काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा।
लेकिन आप इस चैनल के थ्रू क्या कर सकते हो कि इसको इंटरेस्टेड हम बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से अपने हैबिचुअल बना लो, इसको हैबिट में बना लो कि क्वेश्चंस को पहले टेकल करना है। अब देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन यह है कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है तुम्हारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के जो संविधान के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे होता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब इस क्वेश्चंस पे आप अपना जो है वो नहीं लगा सकते कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा स्टेटमेंट गलत। यहाँ पे आपका गेस वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है आप यहाँ पे गेस वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो गेस वर्क ध्यान रखना है कि गेस वर्क कहाँ करना है और एलिमिनेशन कहाँ करना है। ये भी एक तरीका, ये भी एक आर्ट है कि हमें क्वेश्चंस में एलिमिनेट कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को पता करने के लिए आपको क्वेश्चंस वैसे दिखने होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस पे वो टेक्निक लगाना पड़ेगा। तो जैसे कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब इसका आंसर है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये मुझे पता था, यदि इसलिए मैंने इसका आंसर आपको सी बताया। लेकिन आपको यदि नहीं पता है तो इसके लिए आपको तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आपने पढ़ा होगा तभी आप इसके जवाब दे सकते हो, वरना यहाँ पे गेस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे करा है, देखो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करने के कौन से लक्षण हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, पहले ये देखेंगे सही कथन ढूंढना है या गलत कथन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सही कथन। अब पहला है तुम्हारा स्टेटमेंट 1 कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये कहा। दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि वहाँ देवी और देवताओं दोनों की पूजा होती थी। और तीसरा था वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब बताओ, तुमने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, उसमें कहीं पे भी मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मंदिर का क्या है? साक्ष्य नहीं है। तो मंदिर का साक्ष्य नहीं है तो स्टेटमेंट ए गलत हो गया, स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया ना, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब बताओ हमारे पास ऑप्शन कौन सा बना? बी, और हमारे पास ऑप्शन बना डी। देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, अब मातृ देव की तो पूजा होती थी, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जब राइट हो गया तो स्टेटमेंट इज बी राइट, क्योंकि इसमें तो कह रहा है कि कोई भी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। और रथों की बात नहीं है, बुल का जो होता है घोड़ा, बैलगाड़ी का तो टेराकोटा मिलता है वहाँ पे, लेकिन रथ और घोड़ों की द्वारा जो खींचने का प्रयोग होता था इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हो गया 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि ऐतिहासिक स्थलों पर जैसे अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, ठीक है, कह रहा है कि भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जाने नहीं जाते, जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है? ये क्वेश्चन टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि आपको अजंता की गुफाएं के बारे में पता होना चाहिए, लेपाक्षी मंदिर के बारे में पता होना चाहिए, सांची स्तूप के बारे में पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, ऐसा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर क्या है। आंसर इज 1 और 2। ठीक है, आंसर क्या आपका 1 और 2 है। अजंता की गुफाओं में भी भित्ति चित्र मिलता है और लेपाक्षी मंदिर भी फेमस है, वहाँ भी भित्ति चित्र मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, यह क्वेश्चन कहता है कि जो नृत्य है त्रिभंग मुद्रा जो है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से बोला जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको यदि त्रिभंग के बारे में पता है तभी आप इस सवाल को जवाब कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने स्कैप भी किया था। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आपने पढ़ा होगा त्रिभंग काफ़ी फेमस था, क्योंकि शिवा जो है, लॉर्ड शिवा, उनकी जो त्रिभंग का फिगर आपको दिखेगा, लॉर्ड कृष्णा का भी त्रिभंग का फिगर दिखेगा। इसमें कहा जाता है कि एक पाँव मोड़ा जाता है और देह जो है ना थोड़ी तिरछी होती है। इसका मतलब है यहाँ पे जो शेप बनती है त्रिभंग में एस का बनती है। इसका स्टेटमेंट आंसर इज ए। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, त्रिभंगा या त्रिभंग इज द स्टैंडिंग बॉडी पोजिशन टू स्टांस यूज द ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक ओडिसी में भी यूज़ किया जाता है। उसमें होता है क्या, बॉडी बेंड होता है इन वन डायरेक्शन एट द नीज and other direction at the hips and then the other again at the shoulder and neck। इस फिगर को देख रहे हो, इस टाइप का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस टाइप का आपको मिलेगा, खास करके फेमस है शिवा का जो नटराज की मूर्ति है, फिगर है, उसमें भी मिलेगा। लॉर्ड कृष्णा का भी आप देखोगे फ्लूट बजाते हो, बांसुरी बजाते हुए भी उनकी त्रिभंग पोजिशंस में आपको दिखेंगी इस शेप का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते थे जो मैंने अभी आपके साथ दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि बंगाल के तिभागा जो किसान आंदोलन उसकी क्या मांग थी। अब यहाँ पे भी तुम गेस वर्क नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको तिभागा आंदोलन क्या था किसानों का वो पता होना चाहिए, बंगाल में कब हुआ था थोड़ा सा आइडिया हो, तभी आप बताओगे कि इसमें कौन सी चीज़ों के लिए डिमांड थी यहाँ पे। ऐसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इज ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे उन्होंने वो सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं हम डी और सी को काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषिदाता का अंत की बात किया जा रहा है, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करने की एक्सट्रीम बात किया जा रहा है, तो हम काट सकते हैं। देखो यदि आपको पहले से आपने इसको पढ़ा है तभी ये दोनों के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन आपने मान लो तिभागा किसान आंदोलन आपको एकदम याद ही नहीं है तो फिर इसको आप नहीं सोच सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें रिस्क नहीं लेना है, यदि आपको पता है तभी इस क्वेश्चन को आप टेकल करें। कुछ क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कुछ जो सैल की बौद्ध गुफाएं हैं उनको चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार करते हैं। तो विहार आपको पता हो कि जब आप पढ़ेंगे बुद्धिज़्म पढ़ेंगे जैनिज़्म पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका आंसर इज बी, चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। आपने देखा होगा बहुत सारे सोसाइटी में बुद्ध विहार, गंगा विहार, तो साउथ विहार ऐसा करके नाम आता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या। देखो ये सब व्याख्या है, सब एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पूछता है वन ऑफ द बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ में क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, मतलब आपकी डिजायर को एकदम पूरी तरह से क्या कर देना है, खत्म कर देना है। समझ में? निर्माण का मतलब यही है। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप क्या करना, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे वो बुद्धिज़्म हो, आप जैनिज्म बुद्धिज़्म करके मत पढ़ना। आप क्या करना, इंडियन फिलॉसफी की जो ब्रांचेस हैं, मीमांसा दर्शन हो गया, द्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, वेदांत हो गया, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, तो इन सब के बारे में आगे एक वीडियोस लेके आऊँगा, छोटे छोटे पॉइंट्स दे दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे टेकल हो जाएंगे यदि वहाँ से पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो उस तरह से आप करना कि जैसे मीमांसा दर्शन का कोर क्या है, योग का कोर क्या है, ठीक है, बुद्धिज़्म का कोर क्या है। जैसे बुद्धिज़्म के कोर में इसने पूछ लिया कि क्या था निर्वाणा का मतलब। अगला क्वेश्चन देखो 39, क्वेश्चन कहता है कि 39 में कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। अब आपको पता है कि साइमन कमीशन क्यों था, मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ा होगा, तभी क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो। तो बात यह था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसकी विरोध की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया से प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, किसके अगेंस्ट, कौन सा इसमें से प्लान था जिसके अगेंस्ट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1942 का कहानी है ये, और उस समय क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव। अब देखो क्रिप्स प्रस्ताव पे तुमने आंसर लगा दिया, लेकिन यहाँ करना क्या, आपके पास जो कंटेंट्स है, आपके पास जो भी मटेरियल्स है, वहाँ से क्या करना है कि कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना, इस प्रस्ताव के बारे में पढ़ो, साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ो, बेबल योजना के बारे में पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूपीएससी हो सकता है आगे क्वेश्चन दे दे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी घटना पहले घटी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा 4-5 स्टेटमेंट हो, बोले कि इसमें से किसमें शामिल था, कैबिनेट मिशन में कौन सा स्टेटमेंट शामिल था, नहीं था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी एक रिवीजन का पॉइंट है जो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य यही है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, क्योंकि अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं, अब 1 महीना के आसपास टाइम बचा है, तो 1 महीना का टाइम बचा तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। या तो आप मार्केट से या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, या आप टेलीग्राम बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से जाकर 50 को वेबसाइट टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लो और उसको लगाते रहो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो वो तरीका है, लगाते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और तुमसे बनेंगे भी नहीं। ये मैं एकदम कन्फर्म कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने किया उसको आप रिवाइज कर नहीं पाओगे। अब 50-50 टेस्ट है, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, 5,000 क्वेश्चन हो गए, कौन याद रख पाएगा। दूसरी बात, यूपीएससी के क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है वो ध्यान रखना। वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं होता कि हमें नहीं आता है, ये मत सोचना, क्योंकि देखो 2019 का जब आप कट ऑफ देखते हो यूपीएससी का, जब हम 2019 के कट ऑफ की मैं बात करूँ तो कितने कट ऑफ जा रहे हैं, 98 क्वेश्चन जा रहे हैं, 98 ही क्वेश्चन जा रहे हैं ना। ठीक है, अब 98 मार्क्स जा रहे हैं, सॉरी 98 मार्क्स जा रहे हैं। अब 98 मार्क्स आपको लाना है तो 45 × 2 कितना होगा, 90 मार्क्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन और दे दो, 49 क्वेश्चन। यदि आपके 49 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको 98 आएंगे। हम 49 नहीं मान के चलते, आप तो मान के चलो आपको 115 के आसपास लाना है, मतलब 55 से 60 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सही करने हैं कि बॉर्डर लाइन्स ना हो। तो बात होती है कि कैसे करें,
क्योंकि क्वेश्चन तो 100 होंगे, तो क्वेश्चन यही होगा कि जो क्वेश्चंस आपको आएंगे उसके लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने पहले भी वीडियोस जो डाले थे आपको प्रीलिम एक्सक्लूसिव को लेकर, देखना किस तरह से मैंने डायमेंशन को फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं, उसी टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन वो पूछता, क्वेश्चन नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि आप उस डायमेंशन से सोच ही नहीं पाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और हमारा तरीका यही होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे, इस तरह के वीडियोस मैं हर क्वेश्चंस पे नहीं दूंगा, कुछ जहाँ पे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, और या आपको लगता है कि नहीं आप क्वेश्चन जो देते हैं उसके बाद इसी तरह से आंसर का डिस्कशन का वीडियो भी डाल दें, तो मैं आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर उस वीडियोस को बना के डाल दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करना है, टॉपिक को कैसे कवर करना, और यूपीएससी का प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऑप्शन है 2010 से यूपीएससी का पेपर उठाओ और 2019 तक के क्वेश्चंस ले लो। कम से कम 9 साल का 10 साल का क्वेश्चंस आपको मिलता है। 10 साल का क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन, और 1000 क्वेश्चंस को वो भी यूपीएससी का, समझ रहे बात को, वो लेवल होता है। और क्वेश्चंस का देखेंगे, लैंग्वेज पकड़ना, यही तो सीखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बहुत लोगों का आप सुनोगे 1 महीना में लोग कंप्लीट कर ले रहे, पीटी निकाल ले रहे हैं, और साल भर पढ़ने के बाद भी पीटी नहीं निकलता। कारण क्या है? तो कारण यही है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना और इसी तरह से एनालिसिस करना। हो सकता है मेरा अपना तरीका है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को पसंद ना आए, तो ना है तो कोई नहीं, आपके पास जो तरीका है उसको फॉलो कीजिए। आपको लगता है कि आपके तरीके से आप क्वेश्चंस को ज़्यादा सटीक और करेक्ट आंसर को ड्राइव कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है वो, उसको आप फॉलो कीजिए। और अपना बहुमूल्य जो आपका फीडबैक है, आपका इन्फॉर्मेशन है होता है, जो भी होता है, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं इस तरह से आपको और कोई मदद कर सकूं, तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। इसी तरह से मैं सीसेट पे भी वीडियो ले के आऊँगा, जो क्वेश्चंस आपको दूंगा उसको आंसर को भी डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आपको यूपीएससी का निकाला और आपको दे दिया और आपने ABCD लगा के निकल गए। नहीं, ये तरीका नहीं होता है। आप 5 ही क्वेश्चंस करो, लेकिन वो 5 में से एक भी ऑप्शन बाद में आगे रिपीट होना, तो तुम्हारे आंसर सही होने चाहिए, और ऐसा होगा। आई होप, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और आगे आने वाले समय में हमारे ग्रुप से काफ़ी अच्छे बच्चे निकलेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।